नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति पूरे देश की, खास करके अगर बात करें तो कोरोना काल के महामारी के बाद एक बहुत बड़ी महामारी, जो आप समझ लें आर्थिक महामारी इस देश में है, उस पर हम आज बात करेंगे कि इस देश की जो आर्थिक स्थिति है ये किस दिशा की ओर जा रही है और हमारे देश का भविष्य कहाँ जाकर रुकेगा। तो सबसे पहले बात कर लें कि देश में आर्थिक स्थिति जो है कई बार खराब हुई। बीच में कई बार ऐसा भी हुआ कि जब देश का सोना गिरवी रखना पड़ा, राजनीतिक अस्थिरता के कारण हो या फिर अंदरूनी गृह युद्ध के कारण हो, कई बार ऐसे दौर आए। 1929 में विश्वव्यापी सबसे पहले आर्थिक मंदी का दौर आया था। 1929 में देश की आज़ादी से पहले समष्टि आर्थिक विश्लेषण का वो दौर था और उसी समय से आर्थिक विश्लेषण शुरू हुआ। और यही दौर था कि जब 1935 में रिजर्व बैंक के पहले बैंकर्स गवर्नर बनाए गए थे, जो ब्रिटिशर्स थे। तो आज जो देश हमारा खड़ा है -7.50 पर आकर के जीडीपी खड़ा है। कोई 3 कह रहा है, कोई -23 कह रहा था कुछ दिन, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि एक संस्था है मूडी एक निजी संस्था है जो जीडीपी का आकलन करती है और सरकार उससे करवाती है। उसने इस दौर में यह बताया है कि 7.50 का अभी आर्थिक स्थिति है माइनस में। तो आप सबसे पहले देखें कि देश में यह आर्थिक स्थिति की तंगी क्यों आई। सबसे अहम बात यह है कि देश में 250 से ज़्यादा नियम को निरस्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लगभग 75 से 80 नियम लागू किए गए। यानी कि देश की जो सत्ता है वो पूरी तरह से अपने अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पूर्ण रूपेण कोशिश तो कर रही है, मगर सफलता उसे किसी कॉर्नर से नहीं मिल रही है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इस दौर में जो निजी संस्थाएं थी, प्राइवेट सेक्टर्स थे या फिर बैंक्स थे या फिर निजी उद्योग थे, जितने औद्योगिक घराने थे, उनको स्टार्टअप के लिए इस दौर में बहुत ज़्यादा पैसा पंप किया गया, उन्हें दिया गया। और इसी दौर में बेशुमार खर्च करने के लिए आरबीआई ने सबसे ज़्यादा पैसा केंद्र को दिया है। आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा केंद्र यानी वर्तमान सरकार को दिया है। अब बैंक की जो अद्यतन स्थिति है वो धीरे धीरे कंगाली की ओर जा रही है। अब सत्ता को देख रहा है कि सत्ता अभी पूरी तरह से एक पार्टी, एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द घूम रही है। इसमें आप यह नहीं कह सकते कि राजनीतिक अस्थिरता है। इसके बावजूद हमें 1947 देश की आज़ादी के बाद से आज तक की अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह समझना जरूरी है कि कहाँ किन बारीकियों पर हम नहीं काम कर पाए या मेरा सिस्टम या हमारी राजनीतिक व्यवस्था कमज़ोर पड़ी है। बात रिफॉर्म की नहीं है या पुनरुद्धार करने की नहीं है, क्योंकि बार बार यह सरकार करती है कि कृषि बिल जो विधेयक आया था, अभी 1 वर्ष हो गए, 5 जून को 2020 5 जून में आया था, अभी 1 वर्ष हो गए हैं लगभग। तो अब कृषि रिफॉर्म के लिए यह बिल लाया गया, 3 विधेयक लाए गए। तो कुछ तो इसमें 2 विधेयक सार्थक हैं, परंतु एक विधेयक जो स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए किया गया था, उसमें मेरी व्यक्तिगत राय है कि उसमें सुधारने की ज़रूरत है और एमएसपी में थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। हालांकि आज ही केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी उसमें एमएसपी में सुधार की बात कही है और 1-2 जगहों पर सुधार करने के लिए उन्हें बात कही है, लेकिन फिर भी इस पर राजनीति शुरू हो गई। और यही राजनीति जो है किसानों की आवाज़ को राजनीतिक अमलीजामा पहना के सड़क के बीच 1 वर्षों से ला के खड़ा कर दिया है। अब ये किसान न घर के रह पा रहे हैं न घाट के रह पा रहे हैं। आप देख लीजिए, आज भी टिकैत जाकर के बंगाल में ममता बनर्जी से मिले और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करने लगे। मांग को पूरी पुख्ता ढंग से ममता बनर्जी के समर्थन भी मिला है उन्हें पे। लेकिन इसी राजनीति में किसानों की स्थिति खराब होती जा रही है। किसान देश के जीडीपी में उनका बहुत अहम योगदान रहा है और ये दुनिया में भारत कृषि में 4थे स्थान पे, पूरे विश्व में भारत 4थे स्थान पे है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत के किसानों का भारत के वार्षिक जीडीपी में 16% का योगदान है। जनाब, ये बहुत बड़ा योगदान है।
16% का, जो दुनिया में किसी भी देश के किसानों का उसके देश में इतना जीडीपी में योगदान कहीं भी नहीं है और किसी वर्ष नहीं हुआ है। अब आज़ादी के बाद से थोड़ी सी बात को हम समझते हैं कि देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद से 1961 का युद्ध चाइना के साथ हुआ। उस समय 3% से ज़्यादा जीडीपी थी, यानी कि प्लस में था जीडीपी। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, तरह तरह की चीज़ें हुए। लाल बहादुर शास्त्री के कंधे पे भार था और उस दौरान पहली बार भारत का जीडीपी -2.64 हुई थी, -2.64। और उस दौर में इन्हीं किसानों ने भारत की जीडीपी को फिर से पटरी पे लाया था और यही वजह थी कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और इन्हीं के किसानों के बच्चों ने सरहद पे खून बहाकर देश की अस्मिता की रक्षा की थी। तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। किसानों की जयकार और जवानों की जयकार का नारा उन्होंने दिया था। और उसके बाद यदि हम 1979 में आते हैं तो 1979 में मोरारजी देसाई, उस समय राजनीतिक अस्थिरता थी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के हटते चरण सिंह जब पीएम बने तो उस समय एक बार जीडीपी थी फिर चरमराई राजनीतिक अस्थिरता को लेकर के, क्योंकि उस समय तीसरे फ्रंट का मोर्चे का सरकार हुआ करती थी, तो -2.54 जीडीपी गई थी। और उसके बाद आप उसी समय उसके 2 वर्ष बाद 16 दिसंबर 1982 को मनमोहन सिंह को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया था और उसके बाद इसमें धीरे धीरे सुधार होने लगा। लेकिन फिर आज 21-22 वर्ष बाद आज पुनः क्यों जीडीपी -7.5 है, यह सोचने वाली बात है। अर्थशास्त्री की बात नहीं सुनी जाती है या फिर उनको दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक परिसीमन को, सत्ता को हथियाने के लिए, राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरे देश को एक आर्थिक दावानल में झोंका जा रहा है। इस तरह से अगर देखें तो अमर्त्य सेन के, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, जिसे भारत रत्न मिला, उसके देश में अगर आर्थिक व्यवस्था की स्थिति इतनी दयनीय हो जाए तो ये बड़ी शर्म की बात है। अभी जब यह भारतीय जनता की पार्टी की सरकार 2014 में आई, अरुण जेटली वित्त मंत्री बने और वित्त मंत्री बनने के पश्चात उनके मित्र जो हार्वर्ड में थे, लेक्चरर थे, अरविंद सुब्रमण्यम, उनको भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। और मुख्य आर्थिक सलाहकार बनने के पश्चात उन्होंने 16 में जब नोटबंदी हुई तो वो नॉर्थ ब्लॉक में बैठे थे। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि बिना उनसे विचार विमर्श किए और बिना उनकी जानकारी में नोटबंदी की गई, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो पुनः वापस चले गए। इन परिस्थितियों के बाद अब उसके बाद कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अब या तो प्रश्न उठता है कि आर्थिक सलाहकारों की जो काबिलियत है उस पर, या फिर सरकार पे कि आर्थिक सलाहकार सिर्फ दिखावे के, हाथी के दांत है, सिर्फ दिखावे के लिए रखे गए हैं, उनकी कोई बात नहीं मानी जाती है और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने हेतु सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि जो कोर सेक्टर्स हैं जिसमें 8 प्रोडक्ट आते हैं देश के, जिसमें सीमेंट है, रिफाइनरी है, इस्पात है, बिजली है, गैस है, कोल है, फर्टिलाइजर है, क्रूड ऑयल है, इनकी भी स्थिति अद्यतन आप लगातार देखेंगे तो सीमेंट पे -82.5% का ये जा रहा है और इस्पात में -85%, आप बिजली में -20 से 25%, फर्टिलाइजर में -4.5%, क्रूड ऑयल में -4%। ये स्थिति है यहाँ के उत्पाद और इसके अंदर के जो उत्पादन क्षमता की माइनस में जो जा रही है उसकी स्थिति ये है। तो अब ऐसी स्थिति में बेरोजगारी पिछले 1 वर्षों में 40 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए और अगर देश की अर्थव्यवस्था को कोई संभाले हुए थोड़ा बहुत भी, तो उसमें आप कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो है आईटी सेक्टर्स हैं या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर्स है या फिर जो असंगठित क्षेत्र के उद्योग हैं या मजदूर हैं, वो लोग संभाले हुए हैं। फिक्की का भी एक रिपोर्ट आया है जिसमें 70% उद्योग और उद्योगपतियों ने अपने आत्मविश्वास को खो दिया है।
आप किसी भी युद्ध में या किसी भी विकट समय में यदि आत्मविश्वास किसी भी इंसान का या देश का या नेतृत्व का हिल जाता है तो उसको उठ के खड़ा होने में 4 गुना ज़्यादा मेहनत और वक्त दोनों ही लगता है। अब देश में लगभग 76,000 सैलरी पाने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने पिछले 1.5 वर्ष में 76,700 करोड़ रुपए बैंक से पीएफ के अपने निकाल लिए, ये आर्थिक तंगी की वजह से और इस महामारी में लॉकडाउन की वजह से उन लोगों ने अपना निकाल लिया। बैंक धीरे धीरे कंगाल होते जा रहे हैं। बैंक आप जो मर्जर हो रहा है देख रहे हैं, बैंक में एनपीए बढ़ते जा रहा है और हर तिमाही में जीडीपी का जो रेट है धीरे धीरे क्रमशः गिरता जा रहा है। अगर आप कृषि में कह लें तो औसतन माइनस में कभी भी नहीं रहा है, 3% से ज़्यादा +3 जीडीपी इसकी रही है। और 1 साल हो गया, आज एमएसपी की भाई बात कही गई, सरकार ने एमएसपी बढ़ाने की भी बात कही गई, लेकिन मैंने कहा कि उस पर राजनीति शुरू हो गई है। देश में अभी भी 90% मजदूर जो हैं वो असंगठित क्षेत्र के हैं, जिसमें 70% मजदूर आज बेरोजगार हैं। आप समझ लीजिए कि देश की आर्थिक हालात कहाँ जा रही है, रोजगार के बगैर है। औद्योगिक घरानों को सरकार हाथों हाथ ली हुई है, उन्हें कई तरह की फैसिलिटी, अनुदान हर सेक्टर्स को उनको देते जा रही है, चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो, चाहे माइंस हो, मिनरल्स हो, सारा चीज़ उन्हें देती जा रही, जिसमें गिने चुने अडानी और अंबानी जैसे कई लोग हैं, उसमें अंबुजा हैं, कई लोग हैं जिसे जो औद्योगिक घराने हैं दर्जनों, जिन्हें सरकार हाथों हाथ ली है, उन्हें बढ़ावा दे रही है। और निर्यात के क्षेत्र जो हैं, निर्यात में भी भारत बहुत पीछे हुआ, लेकिन सिर्फ कृषि ने 17.5% निर्यात बढ़ाया है, जिसमें 3 लाख करोड़ के कृषि ने लगभग 3 लाख करोड़ का निर्यात हुआ है। अब अटल जी के समय भी आप याद कीजिए, उस समय निर्यात जो था 54,726 करोड़ का था, और उसके बाद मनमोहन सिंह आए। मनमोहन सिंह के समय 3,14,000 करोड़ 2013 में यह निर्यात हुआ, कृषि क्षेत्र से मैं कह रहा हूं। तो इन कृषि क्षेत्र में 2020-21 आते आते वो निर्यात का ग्राफ नीचे गिर गया कृषि क्षेत्र का, और 2,58,041 करोड़ पर आके अटक गया। अब निजी क्षेत्रों की वजह से हुआ है या सरकार की पॉलिसी से की वजह से हुआ है, यह विचारणीय बात है, क्योंकि निजी सेक्टर्स को इन क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में समावेश कराया जा रहा है, जबकि किसान अभी पूरी तरह से उसके लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो किसान का कर्ज माफी की बात आप देख ले तो 1947 से आज तक, देश आज़ाद हुआ वो आज तक, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, कांग्रेस हो, तीसरे मोर्चे की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कुल 2,14,000 करोड़ कृषि में किसानों के कर्ज माफ हुए हैं देश की आज़ादी के बाद से। और कारपोरेट घरानों की बात करें तो 8 लाख करोड़ माफ़ किए गए हैं और बैंकों के एनपीए 10 लाख करोड़ हुए हैं। तो आप ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते अगर कृषि पे ध्यान नहीं दिया गया। अब बात करते हैं कि ये सब परिस्थितियां क्यों आती हैं, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से देश कमज़ोर हो रहा है, तो इसकी बुनियादी ढांचे को समझना होगा देश के। एमएसएमई जो है मध्यम, जो है सूक्ष्म और छोटे इकाई जो हैं, इनकी जो उद्योग हैं, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं उद्योग के द्वारा देश के कुल रोजगार का 45% रोजगार दिया जाता है। 50% देश के कुल निर्यात का निर्यात इनके माध्यम से होता है। 90% कुल कल कारखाने जितने इस देश में हैं, उसका 90% सिर्फ इन्हीं के पास है, एमएसएमई के पास है। तो आप समझ लें कि कुल जीडीपी का 10% अर्जन यही करते हैं। अब ये पूरी तरह से आप इनको समझ लें कि इसमें लगभग 6500 प्रोडक्ट हैं जो उत्पादक करते हैं ये पूरे देश में। आपको लेकर एक छोटे से बटन से, सुई से लेकर के जहाज के पार्ट्स छोटे छोटे भी होते हैं, वो भी उद्योग करते हैं। आप एक ज्वलंत उदाहरण ले सकते हैं, 2020 में जब कोरोना में पीपीटी किट और मास्क, N95 और इंस्टेंट जो चेकिंग करने के लिए जो टेस्ट किट था, वो सारा चाइना से आता था। चाइना ने जो 2 नंबर का भेज दिया था अमूमन अपने स्वभाव के अनुसार, तो भारत ने उसे रिटर्न किया और यही जो लघु सूक्ष्म मध्यम इकाई के लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और फिर उन्होंने इन तमाम चीज़ों का निर्माण शुरू किया और 1 वर्ष में पर मंथ अब 3 लाख
पीपीटी किट बनते हैं और मास्क जो N95 था वो भी बनना शुरू हो गया है और देश दूसरे जगहों पर भेजने की स्थिति में आ गया है। तो 2006 के एक्ट में जो MSME जो मिला था, इनको लोगों ने अडॉप्ट किया, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दी। हालांकि पिछली बार 2020 में कोरोना में मोदी जी ने ये जो 10% GDP देते हैं, इन्हीं का उन्होंने 20 लाख करोड़ दिया था बैंकों के माध्यम से, लघु मध्यम इकाइयों को लोन दिया जाए। लेकिन आप सर्वे करके और जाकर पता भी कर सकते हैं, उसमें से 25% लोगों तक भी यह लोन की राशि नहीं पहुंच पाई। अब वर्तमान सरकार में इस सेक्टर्स में विशेष छूट देना चाहती रही, जिसमें माइक्रो, स्मॉल, मीडियम रहा है। इन सेक्टर्स में छूट देने की कोशिश जरूर की सरकार ने, लेकिन इन सेक्टर्स में छूट देने की वजह से लोग आगे बढ़े, लेकिन जो राज्य की नीतियां थी, जो केंद्र की नीतियां थी, जो टैक्सेस के स्लैब थे, वो इनके आड़े आते रह गए। हालांकि इन छोटे उद्योगों में आप समझ लीजिए कि कम से कम इनके लिए GDP भी ये देते हैं, उसके अलावे इनको जो है टैक्सेस भी 12% मात्र देने पड़ते हैं। हालांकि भारी उद्योग को 30% देने पड़ते हैं। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिस तरह से भारी उद्योग को प्रमुखता से रखा गया था, प्रधानमंत्री ने रखा था, नेहरू ने, लेकिन इस बार इसे प्रमुखता से रखा गया है, लेकिन इस पर बजट के दृष्टिकोण से वो प्रमुखता नहीं दी गई। हालांकि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने आज भी कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को यदि संभालना हो तो ऑनलाइन परचेज करना लोग बंद करें और नज़दीकी और लोकल मार्केट में जाकर परचेज करें, तो देश की शायद अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पे आ जाएगी। तो इन परिस्थिति, इस बुरे दौर में लाने वाले लोग कौन हैं? जो हैं वो आपके सामने हैं। आईना आपके सामने है। अगर आप आईने में देखते हैं और अपने चेहरे की खामियों को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो दोष आपका है। वो तो चले जाएंगे, सरकार में हैं, चाहे जो भी हो, कई पीढ़ियों का धन अर्जन करके चले जाएंगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां इस दंश को झेलेंगी। ना नौकरी होगा, ना बैंक बैलेंस होगा। अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। ये खाई बढ़ती जाएगी। देश की जो मौलिकता है, तकनीक है, उन तकनीक को बदलिए, आप स्टाइल को बदलिए, लेकिन देश की मौलिकता को, बुनियाद को और संस्कृति को मत बदलिए, क्योंकि यही आपकी धरातल है। इस बुरे आर्थिक दौर से निजात पाने के लिए आप अपनी आंखों पर से पट्टी हटाइए और महामारी के बुरे दौर से गुजर रहे हैं हम, इससे निजात पाने के लिए अपने मुंह पे मास्क लगाइए। हमेशा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।